और इस बीच एक बड़ी खबर, 8 जून को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आपको ये जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर 8 जून, जिसका इंतजार सभी को था। 4 जून के बाद आखिर नई सरकार जो बनेगी, रिजल्ट जिसके पक्ष में होंगे, परिणाम जिसके पक्ष में होंगे, वो शपथ ग्रहण समारोह कब करेगी। तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के हवाले से इस समय की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 जून को शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया है, सरकार वो बना चुके हैं और ऐसे में जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाएगा। 8 जून तारीख सामने आ गई है, 8 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बेहद अहम जानकारी, क्योंकि लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज पर हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कल परिणाम आए, हालांकि जो परिणाम थे उसने हर किसी को चौंकाया, चाहे वो हम राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या ओवरऑल पूरे देश भर की बात करें। महागठबंधन इंडी जिस तरीके से परफॉर्म करती नजर आई वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहा, और एनडीए का जो आंकड़ा रहा वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन सबसे खास बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेंगे, तीसरी बार ही मौका होगा और तारीख होगी 8 जून को। और ऐसे में जितने घटक दल हैं, दिग्गज है उनके, उन्होंने दिल्ली आना शुरू कर दिया है, चाहे वो महागठबंधन इंडी की बात करें या फिर एनडीए की बात करें। लगातार तस्वीरें हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। दिल्ली में जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, बैठकों का दौर शुरू होगा और जो वादे किए गए हैं सभी पार्टियों के दिग्गजों से, अन्य घटक दलों से, अब उन वादों को निभाने की बारी आ गई है। लेकिन ये जानकारियां मिल चुकी है, यानी कि प्रोसेस अब तेज कर दिया गया है, क्योंकि परिणाम आ चुके हैं, चुनाव संपन्न, नतीजे सामने। तो ऐसे में बस अब इंतजार है कि नई सरकार बने, मंत्री बनाए जाएं और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेते नजर आएंगे। 8 तारीख को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। बड़ी खबर, अहम जानकारी, तीसरी बार मोदी सरकार। सूत्रों के हवाले से जानकारी, 8 जून की शाम को ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेंगे। योगेश जी, क्योंकि परिणामों के बाद बस अब इंतजार था कि अब एनडीए ने बहुमत तो हासिल कर लिया है, लेकिन शपथ ग्रहण कब होगा, प्रधानमंत्री एक बार फिर से सिंहासन पर कब विराजेंगे। 8 जून की तारीख सामने आई है सूत्रों के हवाले से, लेकिन आपसे ओवरऑल डिटेल लेना चाहेंगे। देखिए पूनम, पूरी तरह एनडीए अब एकजुट है, क्योंकि जो खबरें आ रही थी उन खबरों को खुद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नकार चुके हैं, और प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी पारी जो है वो शुरू करने जाएंगे नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर कहा जा सकता है 8 जून, क्योंकि पूरी तरह मुहूर्त देखकर ही ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा जाएगा। प्रधानमंत्री के साथ कौन कौन शपथ लेंगे, या प्रधानमंत्री अकेले लेंगे, इसको लेकर एक व्यापक बैठक होने जा रही है। उस बैठक में रणनीति बनेगी। एनडीए में क्योंकि 241 सीटों तक का फिगर है बीजेपी का, और ऐसे में खास तौर से तेलुगु देशम पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एक बड़े दल के तौर पर एनडीए के अंदर शामिल है। किस तरह उनका प्रतिनिधित्व रहेगा, ये भी एक मेजर जो कहा जा सकता है डिस्कशन का पॉइंट होगा। तो एनडीए अलायंस की बैठक में पूरी तरह रणनीति बनेगी, किस तरह शपथ ग्रहण होगा, कौन कौन से चेहरे शपथ ग्रहण में मंत्री के तौर पर देखे जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा। आप जो मोटे तौर पर ये तो माना जा सकता है कि बीजेपी के अंदर कहा जा सकता है राजनाथ सिंह बड़ा चेहरा है, अमित शाह बड़ा चेहरा है जो मंत्री बनेंगे दोबारा। लेकिन जो एक बात सामने आ रही कि शिवराज सिंह चौहान जी जो कि विदिशा से चुनाव जीते हैं, उन्हें लोकसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। इस तरह की चर्चाएं सामने है कि उन्हें लोकसभा का स्पीकर का पद पूनम देने की चर्चाएं जोरों से चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि एनडीए को लोकसभा में अगर तेलुगु देशम या नीतीश कुमार की पार्टी अगर स्पीकर का पद मांगे तो उस सूरत में क्या निर्णय रह सकता है, क्या उनको वो अब तस्वीरें भी सामने आई थी बड़ी दिलचस्प सर, आप पर आपके पास भी पहुंची होंगी, जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही साथ ही
फ्लाइट पकड़ी और सीधा रुख दिल्ली का, लेकिन रास्ते दोनों के ही अलग अलग हो गए दिल्ली में आते ही। तो ऐसे में वादों को निभाने की अब बारी आ गई है, लेकिन जिस तरीके से डिमांड भी बढ़ गई है नीतीश कुमार की, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या पोर्टफोलियो पर एक बार फिर से विचार विमर्श किया जाएगा? देखिए पूनम, अभी तो देश में सबसे बड़े मौसम विज्ञानी राजनीतिक के तौर पर अगर कोई कहा जा सकता है वो नीतीश कुमार जी। आज देखिए कि इंडिया अलायंस के सूत्रधार वही थे, इंडिया नाम भी उन्होंने दिया और फिर उसके जनक होने के बाद वो छोड़कर चले गए दूसरी तरफ और बाद में नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लिया। तो कहा जा सकता है कि एक अपने आप में बड़ा कद के तौर पर उन्हें देखा जाता है देश की राजनीति में। अटल जी की सरकार में भी मंत्री रहे थे। और दूसरा एलजेपी बड़े दल के तौर पर सामने आई है, हम उसकी भूमिका को नहीं निकाल सकते। 5 सांसद एलजेपी के रामविलास ग्रुप के जीत कर आए। चिराग पासवान ने कमाल का प्रदर्शन बिहार में किया है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी भागीदारी वहां से भी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर इस बार जो अलायंस में बीजेपी का दबदबा था जी, वो दबदबा एक तरह से संतुलित रहेगा। अब अलायंस के जो घटक दल हैं उनका दबदबा साफ तौर पर दिखेगा, जिनमें 2 बड़े चेहरे हैं, तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू और खास तौर से नीतीश कुमार। तो जल्दी ही सूरत सामने होगी। अब सवाल ये उठता है कि राजस्थान से कौन कौन। तो राजस्थान से अर्जुन मेघवाल फिर से चुनाव जीत गए, गणेश सिंह शेखावत फिर से चुनाव जीत गए, भूपेंद्र यादव फिर से चुनाव जीत गए, लोकसभा अध्यक्ष रह चुके ओम बिरला फिर से चुनाव जीत गए। केवल कैलाश चौधरी को पराजय मिली। और इनमें अगर सबसे ज्यादा कोई केंद्रीय मंत्रियों में नजदीकी के तौर पर माना जाता है तो ये जो तीनों मंत्री थे पिछले सरकार में, ये तीनों मंत्री ही काफी नजदीक रहे। भूपेंद्र यादव क्योंकि बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं सत्ता और संगठन के अंदर, तो माना जा सकता है कि उन्हें। योगेश जी, आपने शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया और इतना ही नहीं, आपने बहुत बड़ा अपडेट भी दिया कि लोकसभा स्पीकर वो बनाए जा सकते हैं, चाहे अगर उनके अंतर मार्जिन को देखा जाए उनके जीत का तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ है। दूसरी तरफ उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है मध्य प्रदेश में। बहुत कम ऐसा होता है जब मुख्यमंत्री भी बदल दिया जाए और फिर उन्हें लोकसभा चुनावों में उतारा जाए और फिर इस तरीके का रिजल्ट आए। दूसरी तरफ एक इस पर भी आपसे डिटेल लेना चाहेंगे कि क्या इस पर भी फोकस, इनाम उन्हें मिल सकता है एमपी के रिजल्ट के बाद। दूसरा सर ये भी, क्योंकि अब अलग अलग तरीके की खबरें आने लगी है कि मोदी फैक्टर खत्म हो गया है जिस तरीके से रिजल्ट आया, भीतरघात की बात आई है। हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करना चाहेंगे। क्या शपथ के बाद इस तरीके के खबरों पर भी मंथन हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि रिपोर्ट आलाकमान तक नहीं पहुंची होगी? ये बात सही है, भीतरघात तो हुआ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ना केवल राजस्थान की स्थिति आप देखें, बिल्कुल, आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें, और जिन राज्यों के अंदर बीजेपी को बड़े उम्मीद थी, खासतौर से बंगाल में, वहां पर भी बीजेपी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन ये जरूर है कि इस बार राजस्थान के प्रतिनिधित्व को लेकर एक सवाल खड़ा रहेगा। जितनी अच्छी संख्या पिछली बार थी, क्या उतनी अच्छी संख्या राजस्थान में रह पाएगी? सीपी जोशी भी अध्यक्ष का जो बीजेपी के है वो चुनाव जीत चुके हैं, उनकी भी दावेदारी है मंत्रिमंडल में। अच्छा। किस तरह से उनको देखा जाए। लेकिन यहाँ जो आपने सवाल खड़ा किया कि बड़े चेहरे कौन, क्योंकि नितिन गडकरी बड़ा चेहरा है जी, संघ की पसंद के तौर पर देखा जाए। शिवराज सिंह चुनाव जीत कर आ गए, अब वो बड़े चेहरे के तौर पर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने बहुत ईमानदारी से एमपी के अंदर काम किया और मोहन यादव का साथ दिया और नतीजे वहाँ के बहुत अच्छे रहे। तो ऐसे में एमपी का प्रतिनिधित्व में कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर बड़े चेहरों को बड़ा प्रतिनिधित्व, मंत्रालय, ये सब दिया जा सकता है एनडीए के अंदर। अब बहरहाल सवाल ये उठता है कि तेलुगु देशम से कौन कौन चेहरे होंगे, आरजेडी से कौन कौन चेहरे शामिल होंगे। क्या आरजेडी या तेलुगु देशम में से कोई दल यहाँ पर लेना चाहेगा? आपको ध्यान है अटल जी की सरकार के वक्त तेलुगु देशम से लोकसभा का अध्यक्ष बनाए गए उस जमाने के अंदर। तो क्या लोकसभा अध्यक्ष इस बार क्या साउथ को जाएगा या फिर जो जैसे मैंने आपको नाम बताया शिवराज सिंह चौहान, जो कि सर्वदलीय उनका स्वभाव, उनका नेचर, सबको एकजुटता के साथ काम करने की उनकी जो शैली है मामा की, वो अपने आप में लोकसभा स्पीकर बनने के लिए मुफीद है। और ओम बिरला फिर चुनाव जीते, तो क्या ओम बिरला कोटा के सांसद के तौर पर जीते, नई जो संसद बनी उसके वो सूत्रधार के तौर पर देखे गए, तो क्या ओम बिरला किस भूमिका में इस बार रहेंगे, किस तरह की पोजीशन को दी जाएगी। और बहुत कुछ चीजें अभी होनी है देश में। कहा जा सकता है काफी कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो संस्थागत रूप से लिए जाते हैं।
तो बीजेपी क्योंकि कार्डर बेस्ड पार्टी है, विचार परिवार का दखल बीजेपी में रहता है और मुझे लगता है जिस तरह के परिणाम आए हैं। सर अभी आपसे जब मैं चर्चा कर रही हूँ तो एक बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है, जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार पहुंच गए हैं दिल्ली और जब मीडिया से रूबरू हुए तो सिर्फ एक ही बात उन्होंने कही है कि सरकार तो बनेगी ही। अब खैर साफ तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन इसके अब बहुत अलग तरीके से मायने भी निकाले जाएंगे सर। ये बात ये पूनम कि नीतीश कुमार अपने आप में बहुत बड़े मौसम विज्ञानी, वो किस भूमिका में खुद को चाहते हैं, किस भूमिका में वो बिहार को ज्यादा से ज्यादा गेन कराना चाहते हैं। कई बार हमने देखा है बड़े पैकेज वो लेकर गए बिहार के लिए और कई बार हमने ये भी देखा कि बड़े मंत्रालय उन्होंने लिए। आपको ध्यान ही होगा वो रेल मंत्री भी रहे हैं देश के जी। तो रेल मंत्रालय उन्होंने उस जमाने में लिया था जब कहा जा सकता है कि आरजेडी का दबदबा हुआ करता था। जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, ये तमाम बड़े चेहरे उस समय अटल जी को सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। तो यहाँ पर भी नीतीश कुमार एक जो थ्योरी चल रही थी इंडिया गठबंधन, जिनकी ओर से कहा जा रहा था कि वो उप प्रधानमंत्री का पद है यहाँ पर दिया जा सकता है नीतीश कुमार को। हालांकि नीतीश कुमार ने पत्ते नहीं खोले हैं और वो कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ है। अब एनडीए में किस तरह की भूमिका उनकी रहेगी, क्योंकि अभी बतौर मुख्यमंत्री तो बिहार के वो है ही, तो क्या केंद्र में आना चाहेंगे या स्टेट की पॉलिटिक्स करेंगे, और अगर केंद्र में नहीं आना चाहेंगे तो स्टेट से उनकी नुमाइंदगी के तौर पर और बड़े चेहरे वहां पर होंगे। बिल्कुल योगेश जी, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये तो अब साफ हो गया सूत्रों के हवाले से कि 8 तारीख को शाम तक शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी एक बार फिर से, लेकिन कौन कौन और शपथ लेगा अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन इनविटेशन किन्हें किन्हें भेजा जाएगा और कौन कौन शामिल हो सकते हैं विपक्षी पार्टियों से भी, और क्या सभी मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री वो भी शामिल होंगे? ये बात सही है और बड़ा शपथ ग्रहण यहाँ देखने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी वैश्विक नेता के तौर पर उनकी जो इमेज है, तो हो सकता है कि दुनिया भर से भी कई प्रमुख नेता, राष्ट्राध्यक्ष उनकी शपथ ग्रहण में शामिल होने आए। जब वो आपको ध्यान ही है कि पहले भी ऐसा हमने देखा था जब सार्क देशों के प्रधानमंत्री को उन्होंने बुलाया था, पाकिस्तान के उस समय राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंचे थे, नवाज शरीफ थी दिल्ली में। तो इस बार किस तरह का रहेगा, किस तरह आगे वो बढ़ेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये जो टर्म है नरेंद्र मोदी का, ये अपने आप में काफी कुछ सोचने विचार मंथन के लिए भी बहुत आवश्यक है कि क्यों आखिर 400 पार का जो नारा दिया वहां तक नहीं पहुंच पाए, 300 भी क्रॉस नहीं कर पाए, तो क्या कारण ऐसे रहे। और अब गठबंधन के अंदर, गठबंधन में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किस तरह से चलाया जाएगा, क्योंकि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू सुपर इंटेलिजेंट लीडर है और दोनों ही गठबंधन पॉलिटिक्स के एक तरह से कहा जाए तो पीएचडी होल्डर है, नीतीश कुमार भी और चंद्रबाबू नायडू भी। किस तरह से चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के लिए सबसे ज्यादा वहां पर राजनीतिक वेटेज लेना चाहेंगे केंद्र की सरकार के अंदर, और एक साउथ की पॉलिटिक्स के अंदर वो एक बड़े मजबूत छत्र के तौर पर देखे जाएंगे। एक जमाना तो वो दौर वो भी था जब चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी करीब पहुंच गए थे। एक वो दौर भी था जब गठबंधन की पॉलिटिक्स थी, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकारें हुआ करती थी। तो इस बार किस तरह से रहेगा, अब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये ज्यादा बड़ा विषय अब नहीं रहा कि एनडीए सरकार नहीं बना पाएगा। एनडीए सरकार बना रहा है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर फिर से शपथ लेंगे। और योगेश जी, ये भी जानकारी मिल रही है क्योंकि अब राष्ट्रपति से भी मिलेंगे सभी एनडीए के जितने भी नेता हैं, क्योंकि समर्थन पत्र भी सौंपना है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बैठक भी चलेगी, मंथन भी होगा, क्योंकि अब जिस तरीके से आंकड़ा आया है वो मैजिकल तो नहीं है, इसलिए मंथन तो जरूर होगा। ये बात सही है और अब सबको साधना भी पड़ेगा पूनम। अब आपको राजस्थान में वसुंधरा राजे को भी साधना पड़ेगा। आपको बहुत सारे फैक्टर्स है जिनको बहुत जल्दी आपको तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। और एक और अपडेट आपको मैं दे देता हूँ कि राज्यसभा की भी राजस्थान में एक सीट खाली हो गई है। केसी वेणुगोपाल लोकसभा के सांसद बन गए, जो कि राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं। तो ऐसे में अब जो राज्यसभा की सीट है वो भी खाली हो गई है। तो ये भी एक दिलचस्प बात होगी कि राजस्थान से अब वो राज्यसभा किसी खाते में जाएगी। जो फिगर है राजस्थान की विधानसभा का, उस हिसाब से बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस से ये सीट लेने में कामयाब हो जाएगी। तो ऐसे में बीजेपी का कौन वो चेहरा हो सकता है,
तो निश्चित तौर पर वो चेहरा जो मोदी सरकार में भविष्य में मंत्री हो सकता है, वो चेहरा हो सकता है अगली बार इस राज्यसभा सीट के मद्देनजर उसके बारे में कोई निर्णय किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे भी एक बड़े चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में स्थान पर आने की बात को लेकर उनका नाम भी चर्चाओं में है, एक महिला नेत्री के तौर पर चर्चाओं में है। आपको पता ही है कि 2 बड़ी महिला नेत्री बीजेपी की वो चुनाव हार चुकी हैं। मेनका गांधी चुनाव हार गई, स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। तो किस तरह से वहाँ पर नए जो महिला चेहरे और जो दाव लगाया गया था मंडी से, हिमाचल के मंडी से कंगना रनौत को लेकर, वो जीत गई हैं। कंगना रनौत जीती, लेकिन वो पहली बार जीती है। और जी हाँ, बिल्कुल। शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे, इनको कैसे बैलेंस नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, क्योंकि ये तो तय बात है कि वसुंधरा राजे अगर बैलेंस अगर किया जाता तो राजस्थान में जिस तरह के रिजल्ट्स आए उसमें कुछ बीजेपी को इतना भारी नुकसान नहीं होता। तो ऐसे में जो नुकसान हुआ है, तो अब यहाँ साधने का काम करना होगा। तो साधने का काम बीजेपी आलाकमान किस तरह से करेगा जिससे राजस्थान को साधा जाए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है साधने की बात कही है सर, सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही है। तो सर आपसे उसी का ही जवाब ले लेती हूँ कि दिग्गजों को भी साइडलाइन धीरे धीरे करती आई थी बीजेपी और यहां तक पहुंची थी, लेकिन अब फिर से फॉर्मूला स्ट्रैटेजी तो अपनाई जाएगी, लेकिन सबके साथ के साथ ये साथ कौन कौन सा हो सकता है जो अभी तक दूर था? आपने एक वसुंधरा राजे का भी जिक्र किया था, इसके अलावा और कौन हो सकते हैं? देखिए, गडकरी को महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलेगा, पोर्टफोलियो मिलेगा, ये तय मान लीजिए आप जी। गडकरी मजबूत छत्र के तौर पर, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह बीजेपी का वहाँ नुकसान हुआ है और गडकरी उस नुकसान के बीच में बड़े अंतर चुनाव जीत के आए और विचार परिवार की पसंद रहे, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि एक प्रभावी मंत्री के तौर पर रहे, लेकिन कई ऐसी बातें रही जो गडकरी को उनकी पोजीशन के अनुरूप नजरअंदाज करती रही। तो किस तरह अब गडकरी की पोजीशन होगी, नितिन गडकरी की, वसुंधरा राजे को आप किस तरह से आंकते हैं जी। वो ऐसी नेता नहीं कि आप उन्हें बीजेपी संगठन का उपाध्यक्ष बनाकर छोड़ दिया जाए। नतीजा आपने देख लिया राजस्थान में। शिवराज सिंह चौहान को आप नहीं छोड़ सकते। शिवराज सिंह चौहान ने पूरी मेहनत की, ईमानदारी से काम किया और मध्य प्रदेश में अब एक बेहतरीन नतीजे सामने है। और आपको पूरी एक सार्वभौमिक राजनीति करनी है तो आपको जो स्थानीय छत्रप है उनको साथ कर लेकर चलना होगा। आपने देखा होगा अतीत के अंदर कांग्रेस ने बड़ी गलती की थी, एक युग कांग्रेस का ऐसा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे कांग्रेस ने जो अपने राज्यों के मजबूत छत्रप थे उनको दिल्ली बुला लिया, दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुला लिया और कई बड़े नेताओं को दिल्ली बुला लिया, अशोक गहलोत को भी केंद्रीय मंत्री बनाया गया। कई ऐसे बातें हुई जिसके कारण आगे जाकर राज्यों के अंदर कांग्रेस को नुकसान हुआ और फिर धीरे धीरे कांग्रेस छिटकती चली गई बंगाल से लेकर और उत्तर प्रदेश और बिहार तक। तो ऐसे में अब बीजेपी किस तरह से उसको देखती है, क्या वो आपको ध्यान ही है कि कर्नाटका के अंदर भी येदियुरप्पा को जब साइडलाइन किया गया था तो वह नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था, जी। बाद में साधना पड़ा। तो पूनम यहाँ पर मंत्रालय के अंदर राज्यसभा एक बड़ी भूमिका में रहेगी। राज्यसभा के अंदर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है और अब जिस तरह के मैंडेट आए उसमें और समस्या बीजेपी के लिए खड़ी हो गई है। कई जो बिल थे, CAA का बिल और समान नागरिक संहिता वगैरह, ये जो बिल थे जिनको लेकर बीजेपी आगे चल रही थी, अब उसमें मुझे लगता है कि अब मजबूत विपक्ष की भी भूमिका अहम होगी। योगेश जी बहुत शुक्रिया विस्तार से समझाने के लिए।